दोस्तों, मैं एसएससी पीवे ओमवीर आज फिर आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कुछ और नया करने की। तो आज मैंने रेलवे ट्रैक पेट्रोलिंग का चैप्टर लिया है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलिंग देखिए, हमारा यूनिट नंबर 6 का मंटू पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके पास लेकिन सुरक्षा का हेलमेट नहीं था, तो मैं इसको कल चेतावनी दिया हूँ, क्योंकि हेलमेट सबको मिले हैं और पहनना भी जरूरी है। पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? तो पेट्रोलिंग 6 प्रकार की होती है। पेट्रोलिंग 6 प्रकार की। तो कीमैन की दैनिक पेट्रोलिंग, एबनॉर्मल रेनफॉल मतलब ज़्यादा बारिश के दौरान गैंग की पेट्रोलिंग, मानसून पेट्रोलिंग, ठंडी और गर्मी की पेट्रोलिंग, कमज़ोर लोकेशन पे वॉचमैन की पेट्रोलिंग और सिविल सिक्योरिटी पेट्रोलिंग सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये 6 प्रकार की पेट्रोलिंग हो गई। पेट्रोलिंग के लिए प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन को माना जाएगा, तो प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन को एक यूनिट माना जाता है। गर्मी की गश्त में समय का निर्धारण कौन करेंगे? तो गर्मी की गश्त में समय का निर्धारण सीटी साहब करेंगे। ठंडी की गश्त में समय व सेक्शन का निर्धारण सीनियरियन को साहब करेंगे। मानसून गश्त किसके द्वारा निर्देशित होती है? तो दोस्तों, मानसून गश्त डीएन द्वारा निर्देशित होती है। ठंडी व गर्मी की गश्त में क्षेत्र में परिवर्तन वो आदमी कम ज़्यादा कौन कर सकते हैं? तो सीनियरियन को साहब। गर्मी में गश्त वाले का इलाका सिंगल लाइन में होगा 2 किलोमीटर और डबल लाइन में 1 किलोमीटर होता है। ठंडी में गश्त वाले का इलाका दोहरी लाइन में होगा 2 किलोमीटर, सिंगल लाइन में 4 किलोमीटर। मानसून गश्त वाले का इलाका अधिकतम होगा, अधिकतम मानसून गश्त वाले का क्षेत्र जो है बीट 5 किलोमीटर हो सकती है। एक गश्त वाले द्वारा तय की गई एक दिन में इससे अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, तो 20 किलोमीटर। गश्त वाले की चाल मानी जाएगी। दोस्तों, गश्त वाले की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। जानवर से खतरे वाले क्षेत्र, घाट क्षेत्र, रिस्की क्षेत्र, वो जोड़ी में गश्त वाले को भेजने का निर्धारण कौन करेगा? तो दोस्तों, ये निर्धारण सीनियरियन को साहब करते हैं। चाबी वाले को 2 दिन में अपने क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति कौन देगा? सी साहब। अत्यधिक वर्षा व चक्रवात के दौरान दिन या रात में कौन अपने स्वयं विवेक से गश्त शुरू करवा सकता है? तो मुकद्दम जो है गश्त शुरू करवा सकते हैं। मानसून गश्त के चार्ट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? डीएन द्वारा। दोस्तों, मानसून की पेट्रोलिंग जो है डीएन द्वारा निर्देशित होती है, इसके लिए इनके चार्ट भी डीएन ही जारी करते हैं। मानसून आने से पहले डीएन द्वारा गश्त चार्ट किस किस को जारी किए जाते हैं? तो गश्त चार्ट जो है एडीएन, एसएससी पीवे इंचार्ज, डीओएम, स्टेशन मास्टर, लोको इंस्पेक्टर को जारी किया है। लोको इंस्पेक्टर को ड्राइवरों को निर्देशित करना चाहिए कि यहाँ पेट्रोलिंग चालू है और ज़्यादा बारिश हो, गोलाई हो, हमेशा हॉर्न बजाते रहें। और हॉर्न ना बजाने की वजह से काफ़ी लोग हमारे रन ओवर होते हैं। 2 क्रमिक बीटों के बीच गश्त वाले को न्यूनतम कितना विश्राम जरूरी है? 30 मिनट। 30 मिनट का तो आराम मिलना चाहिए। यदि पेट्रोलमैन सेक्शन से लौटने में 15 मिनट लेट हो जाता है तो स्टेशन मास्टर क्या कार्रवाई करेंगे? ट्रेनों को रोककर कॉशन ऑर्डर जारी करेंगे, जो दिन में 40 kmph का होगा और रात में मौसम साफ न होने पर 15 kmph का होगा। एसएससी प्रभारी मानसून आने से पूर्व गश्त के लिए सर्टिफिकेट एडीएन द्वारा भेजेंगे डीएन को 1 महीना पूर्व पहले। पेट्रोलमैन वो चौकीदार को सही उपकरण देने के लिए उत्तरदायी होंगे। दोस्तों, पेट्रोलमैन और चौकीदार को सही उपकरण देने के लिए जेईएसएससी रेल पर जो सेक्शनल वाले होते हैं वो उत्तरदायी रहते हैं। पेट्रोलमैन वो चौकीदार
सही उपकरण लेकर जा रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मुकद्दम की है। एसएससी सेक्शनल का ट्रेन से पेट्रोलिंग चेक करने का है तो एसएससी सेक्शनल का 15 दिन में एक बार है। एसएससी प्रभारी वो एडीएन साहब का ट्रेन से पेट्रोलिंग चेक करने का है 1 महीने में एक बार। गर्मी में गश्त वाले के पास लाल झंडी होती है 2, हरी नहीं होती है। हरी इसलिए नहीं होती है कि गर्मी में बकलिंग होता है और बकलिंग होने के बाद या गाड़ी रोक दिया उसने बकलिंग की प्रवृत्ति होने पर, तो गाड़ी शुरू नहीं करवा सकता है पेट्रोलमैन, गाड़ी चालू नहीं करवा सकता है। गाड़ी चालू करने का अधिकार जेई के पास है, न्यूनतम अधिकारी जेई होता है उस समय, इसके लिए हरी झंडी उनके पास नहीं होती है। गैंग पेट्रोलिंग के दौरान बीट की लंबाई होती है। गैंग की पेट्रोलिंग के दौरान बीट की लंबाई मानसून पेट्रोलिंग की लंबाई के बराबर होती है। पेट्रोलमैन को किसके अनुसार ड्यूटी करना है? पेट्रोल चार्ट के अनुसार ड्यूटी करना है दोस्तों। अब उसके बाद आता है रेडियस, त्रिज्या। ये वैसे तो रेलवे ट्रैक जो है सभी जो है सीधे ही बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कारण से सामने आई हुई बाधा को पार करने के लिए या नदी या नाले को पार करने के लिए, किसी शहर से ट्रेन को गुजारने के लिए या उसको बचाने के लिए उसमें गोलाई प्रदान की जाती है। तो गोलाई में आप देख रहे हैं आउटर रेल का निर्देशित किया गई है और इनर रेल। तो अभी आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या में टर्नआउट पर त्रिज्या का न्यूनतम मान होगा टर्नआउट पर 218 मीटर। यात्री गाड़ी के लिए टर्नआउट की न्यूनतम त्रिज्या होगी 350 मीटर। टर्न इन कर्व की न्यूनतम त्रिज्या होगी 350 मीटर। जहां ट्रैक सेंटर के कारण संभव ना हो वहां न्यूनतम त्रिज्या 220 मीटर हो सकती है। एलडब्ल्यूआर को कितने मीटर की त्रिज्या तक डाला जा सकता है? 440 मीटर तक। 60 केजी रेल, जहां 60 केजी रेल के साथ पीएससी स्लीपर है 1660 स्लीपर घनत्व के साथ, वहां 269 मीटर रेडियस हो सकती है। ये नया जोड़ा गया है अभी 2024 वाले मैनुअल में, इसकी करेक्शन स्लिप आई थी एलडब्ल्यूआर की, उसके द्वारा। तापमान जोन 1 में सावधानी के साथ कितनी त्रिज्या तक डाल सकते हैं एलडब्ल्यूआर को? तो तापमान जोन 1 में 350 मीटर त्रिज्या तक डाल सकते हैं। एसडब्ल्यूआर ट्रैक को पीआरसी स्लीपर के अलावा बिछाने के लिए न्यूनतम त्रिज्या होगी 500 मीटर। पीआरसी स्लीपर के लिए 440 मीटर होती है। डाइवर्जन के लिए न्यूनतम त्रिज्या सामान्य क्षेत्र के लिए होगी 450 मीटर। पहाड़ी क्षेत्र में 225 मीटर। वर्टिकल गोलाई की न्यूनतम त्रिज्या ए मार्ग पर होगी 4000 मीटर, बी मार्ग पर 3000 मीटर, बाकी सब में 2500 मीटर। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर को कितनी रिवर्स गोलाई पर डाला जा सकता है? दोस्तों 875 मीटर त्रिज्या पर एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर को रिवर्स गोलाई पर डाला जा सकता है 2 डिग्री पर हैं। 875 मीटर यानी 2 डिग्री। ब्रॉड गेज में गोलाई की न्यूनतम त्रिज्या हो सकती है 175 मीटर या 10 डिग्री। गोलाई में चक्रेल लगाने के लिए न्यूनतम त्रिज्या होगी 218 मीटर या 8 डिग्री। सीटी की अनुमति से अधिकतम कितनी डिग्री की गोलाई में इम्प्रूव्ड एससीजी लगा सकते हैं? 2 से 4 डिग्री तक। ये ड्राइंग नंबर है 8924 80 mm गैप के साथ आती है ये एससीजी। 8926 65 mm गैप के साथ आती है। सीधे टंग व स्टॉक रेल के कन्वेंशनल एससीजे को कितनी गोलाई से कम त्रिज्या पर नहीं डाला जाएगा? 3500 मीटर से कम त्रिज्या पर, यानी आधा डिग्री तक उसको डाल सकते हैं। स्वचालित गेज फेस लुब्रिकेटर कितनी गोलाई पर लगाए जाते हैं? 875 मीटर त्रिज्या पर स्वचालित गेज फेस लुब्रिकेटर लगाए जाते हैं और कम के लिए।
जहां रेल ग्राइंडिंग मशीन प्रचलन में है वहां स्वचालित गेज फेस डुप्लीकेटर लगाए जाते हैं। त्रिज्या 1400 मीटर और कम। दोस्तों उस दिन संपार फाटक का एक क्वेश्चन छूट गया था, जो संपार फाटक की ओवरहालिंग कितने समय में की जाती है। तो जहां पीआरसी स्लीपर हो, तो जहां पीआरसी स्लीपर हैं संपार फाटक पर, उसमें 2 साल अधिकतम है, या प्रत्येक मशीन पैकिंग के दौरान। अन्य स्लीपर में 1 साल में 1 बार। धन्यवाद सब लोगों का, और ऐसे ही वीडियो से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और याद करते रहिए।